पश्चिम बंगाल की राजनीति का इतिहास जितना समृद्ध और वैचारिक रहा है, उतना ही वो हिंसा और टकराव के साये में भी घिरा रहा। यहाँ चुनाव सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वर्चस्व, पहचान और सत्ता की जंग का प्रतीक बन जाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनावों तक राज्य हर बार खून खराबे, लूटपाट और राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं का गवाह बनता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी इस धारणा को बल देते हैं कि राजनीतिक हिंसा के मामलों में पश्चिम बंगाल लंबे समय से देश के शीर्ष पर रहा है। ये परिघटना किसी एक दल या दौर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें राज्य के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में गहराई तक समाई हुई है। ऐसे में गुरुवार को हुए विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग ने एक बार फिर इसी सच्चाई को उजागर कर दिया, जब लोकतंत्र के इस पर्व पर हिंसा का साया साफ तौर पर नजर आया। राज्य के कई जिलों जैसे आसनसोल, मालदा, कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मुर्शिदाबाद में तनाव, झड़प और टकराव की खबरों ने माहौल को भारी बना दिया। आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी पर उस वक्त हमला हुआ जब वो मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रही थी, जिसमें उनकी कार का शीशा टूट गया और सुरक्षा कर्मियों को चोटें आईं। वहीं मुर्शिदाबाद के नौदा में एजेयूपी प्रमुख हुमायूं कबीर के दौरे के दौरान भारी बवाल मच गया, जब भीड़ ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और टीएमसी समर्थकों के साथ उनकी हिंसक झड़प हो गई, जिसे काबू में करने के लिए केंद्रीय बलों को दखल देना पड़ा। वहीं मालदा के हरिश्चंद्रपुर में टीएमसी के ही दो गुट आपस में भिड़ गए और मामला इतना बढ़ गया कि पार्टी के कैंप कार्यालय में तोड़फोड़ तक हो गई। वहीं सिलीगुड़ी में एक बूथ के बाहर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मामूली बहस धक्का मुक्की में बदल गई। इसके अलावा दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु सरकार पर कथित हमला हुआ, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में ही उनके साथ मारपीट की गई। वहीं दुबराजपुर में ईवीएम खराबी को लेकर नाराज मतदाताओं और सीआरपीएफ के बीच झड़प इतनी बढ़ गई कि लाठीचार्ज और पथराव तक की नौबत आ गई। कुल मिलाकर पहले चरण की वोटिंग ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रक्रिया अब भी हिंसा और टकराव के साये से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा कोई नई बात नहीं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे और विभाजन के बाद नोआखाली के दंगे ऐसे घाव हैं जिन्होंने बंगाल की सामूहिक स्मृति पर अमिट छाप छोड़ी। आजादी के बाद भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो सके और महज 2 दशक के भीतर राज्य एक नए तरह के उग्र राजनीतिक संघर्ष की चपेट में आ गया। 1967 में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव से जमींदारी शोषण के खिलाफ शुरू हुआ किसान आंदोलन धीरे धीरे सशस्त्र विद्रोह में बदल गया। चारू मजुमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में इस आंदोलन ने उस वक्त हिंसक रूप लिया जब 25 मई 1967 को पुलिस फायरिंग में 11 ग्रामीण, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, उनकी मौत हो गई। ऐसे में इस घटना ने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में माओवादी विचारधारा की चिंगारी को भड़काया और राजनीति में हिंसा को एक स्वीकार्य औजार की तरह स्थापित कर दिया। वहीं 1970 के साई बाड़ी हत्याकांड इस दौर की क्रूरता का एक भयावह उदाहरण बन के आया, जब एक परिवार के पुरुष सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली घटनाएं घटित हुई। धीरे धीरे ये प्रवृत्ति गन कल्चर में बदलती गई, जहां राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों के बीच हथियारों का इस्तेमाल आम बात हो गया। इसके अलावा कांग्रेस के शासनकाल में भी 1972 के चुनावों को लेकर बल प्रयोग और दबाव के आरोप लगे, जिसमें इस संस्कृति को और गहरा कर दिया। ऐसे में 1977 के वाम मोर्चा के सत्ता में आने के बाद उम्मीद जगी कि हालात बदलेंगे, लेकिन 34 साल के लंबे शासनकाल में भी राजनीतिक हिंसा का सिलसिला नहीं थमा। पंचायत स्तर पर नियंत्रण और राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए शक्ति और संसाधनों का इस्तेमाल व्यापक रूप से हुआ। इसी दौर को राजनीतिक वैज्ञानिक द्वैपायन भट्टाचार्य ने पार्टी सोसाइटी कहा, जहां समाज के हर स्तर पर राजनीति का वर्चस्व स्थापित हो गया
और विपक्ष के लिए जगह सिमटती चली गई। 1993 में कोलकाता में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर पुलिस फायरिंग, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई, और सिंगूर नंदीग्राम जैसे आंदोलनों में हुई हिंसा ने इस दौर को और अधिक विवादास्पद बना दिया। अंततः साल 2011 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन कर इस लंबे शासन का अंत किया। हालांकि सत्ता बदली, लेकिन राजनीतिक हिंसा की संस्कृति में अपेक्षित बदलाव नहीं आ सका। 2011 के बाद भी चुनावी हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आती रही, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव। 2018 के पंचायत चुनाव को हाल के इतिहास का सबसे हिंसक चुनाव माना गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा, हत्या और विस्थापन की खबरें सामने आई, जिन पर अलग अलग आंकड़े और दावे पेश किए गए। इसके बाद 2023 के पंचायत चुनावों में भी नामांकन से लेकर मतगणना तक हिंसा का सिलसिला जारी रहा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तुलनात्मक रूप से कम लेकिन चिंताजनक घटनाएं देखने को मिली। वहीं वर्तमान विधानसभा चुनावों में भले ही अब तक किसी बड़ी जनहानि की खबर नहीं आई हो, लेकिन छिटपुट झड़पें और तनाव ये संकेत देते हैं कि स्थिति पूरी तरह शांत नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक खासतौर पर चुनाव परिणाम के बाद संभावित हिंसा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि राज्य में पोस्ट पोल हिंसा का भी इतिहास रहा। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की ये कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़ों या घटनाओं का सिलसिला नहीं, बल्कि उस गहरे सामाजिक और राजनीतिक द्वंद्व का प्रतिबिंब है जो दशकों से यहाँ पनपता रहा। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव कौन जीतता है, बल्कि ये भी है कि क्या लोकतंत्र का ये महापर्व बिना डर, हिंसा और खून खराबे के संपन्न हो पाएगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए ये आत्म मंथन का समय है कि क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक दायरे में रखा जा सकता है, या फिर हिंसा की ये परंपरा आगे भी यूं ही जारी रहेगी। अब इसका जवाब तो आने वाला समय ही देगा, लेकिन उम्मीद यही है कि लोकतंत्र की असली ताकत, शांति, संवाद और सहमति एक दिन इस संघर्ष पर भारी पड़े। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें, और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।